नमस्कार। आज की क्लास में हम नेतृत्व के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। नेतृत्व को इंग्लिश में जिसके बोलते हैं लीडरशिप। तो लीडरशिप का मतलब क्या होता है? लीडरशिप का होता है कि अपने संगठन के लोगों को किसी उद्देश्य को, जो आपका संगठन का उद्देश्य होता है, उसको प्राप्त करने के लिए लोगों को निर्देशित करना, उनको प्रोत्साहित करना, निर्देशित करना, जिससे कि वो संगठन के या किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक टीम वर्क के हिसाब से काम कर सके, टीम स्पिरिट से काम कर सके। तो नेतृत्व के बिना कोई भी संगठन या फिर कोई भी कार्य जो टीम का होता है वो संभव नहीं होता है। नेतृत्व क्या करता है कि जो किसी संगठन की या संगठन में काम करने वाले जो लोग होते हैं, उनमें जो संभावनाएं होती है उनका ऑप्टिमाइज यूज कैसे किया जा सकता है वो डिसाइड करता है। तो नेतृत्व का सामान्य से ये अर्थ था। अब हम कुछ देखते हैं कि नेतृत्व की परिभाषाएं जो कुछ विद्वानों ने दी है उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि सबसे पहली परिभाषा और आसान सी परिभाषा कीथ डेविस ने दी है कि नेतृत्व का एकमात्र कीथ डेविस की परिभाषा है कि दूसरे लोगों को उत्साहपूर्वक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए सहमत करने की क्षमता नेतृत्व कहलाती है। उसी तरह बर्नार्ड ने दी है कि नेतृत्व का मतलब क्या होता है कि व्यक्तियों के व्यवहार के उस गुण से है जिसके द्वारा वे संगठित प्रयास में लोगों को उनकी गतिविधियों में मार्गदर्शित करें। तो कहने का मतलब ये है कि नेतृत्व का मतलब ये होता है कि संगठन में आप काम कर रहे हो तो वहाँ के लोगों को लीडरशिप कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना, जिससे कि संगठन अपने कार्य का, अपने लक्ष्य या उद्देश्य को बिना बाधा के प्राप्त कर सके। तो ये परिभाषाएं हैं, ये आप देख लेना, 3-4 मुख्य परिभाषाएं हैं। अब हम देखते हैं कि नेतृत्व के प्रभाव के स्रोत क्या क्या है। नेतृत्व के प्रभाव के स्रोत मतलब कि एक नेता होता है, लीडर होता है, उसके इफेक्ट किस प्रकार का होता है, तो उस इफेक्ट को क्या क्या सोर्स होते हैं, एक नेता किस प्रकार लोगों को प्रभावित करता है, तो प्रभावित करने वाले स्रोत कौन कौन से हैं। तो उसमें 2 मुख्य विद्वान हैं, जॉन फ्रेंच और बर्टम रेवेन। उन्होंने 5 स्रोत बताए हैं जिसके आधार पर नेतृत्व प्रभावित होता है। तो पहला बताया कि बाध्यकारी शक्ति। ये क्या करता है कि ये भय पर आधारित होती है। इसमें क्या करता है कि नेता जो उसके काम सौंपते हैं, अगर उनको पूरा नहीं कर पाते उनके अधीन काम करने वाले अनुयायी, तो उनको दंडित किया जाता है, जिससे कि वो संगठन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। दंडित मतलब जैसे उनको सस्पेंड कर देना, उनका सैलरी काट लेना, उनको डेपोटेशन कर देना इत्यादि। दूसरा होता है पुरस्कार करने की शक्ति। ये जो फोर्स वाली शक्ति है उसके एकदम अपोजिट है। इसमें क्या करता है कि नेता अपने अधीन काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, अनुयायी होते हैं, उनको सकारात्मक रूप से पहचानता है और उनको बोलता है कि आप अगर अच्छा काम करोगे तो मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा, तो उनको प्रोत्साहित करके काम करवाता है। तीसरा है प्रभावित स्रोत है, वो है वैधता शक्ति। तो ये शक्ति क्या करती है, वैसे ये शक्ति संगठन में पदानुक्रम में नेता की स्थिति से पैदा होती है। पदानुक्रम मतलब एक हायरार्की होती है किसी भी संगठन में काम करने की, कि सबसे पहले सबसे नीचे एक ए, उसके ऊपर बी, सी, तो वो उनके पद के हिसाब से उनकी हायरार्की होती है, सीनियरिटी जूनियरिटी के हिसाब से। तो ये वैधता शक्ति होती है, वो क्या करती है, संगठन में हायरार्की की वजह से पैदा होती है। इसमें क्या करता है कि जो नीचे का कर्मचारी होता है, जूनियर या अनुयायी, वो नेता की सत्ता को स्वीकार करता है, क्योंकि नेता या लीडर के पास वो एक संगठन में काम करने की हैसियत से उसके पद की शक्ति उसके पास है। तो एक प्रबंधक होगा, वो एक सुपरवाइजर की तुलना में उसकी शक्ति अधिक वैध होगी, क्योंकि वो ज़्यादा ऊपर के स्तर पर काम करता है, उसका पद ज़्यादा उच्च है। चौथा है विशेषज्ञता शक्ति। ये शक्ति किस प्रकार आधार करती है, विशेषज्ञता मतलब स्पेशलाइजेशन। तो ये क्या करती है कि नेता के स्पेशल ज्ञान है, उसका कौशल है, उसका एक्सपीरियंस है, या फिर उसके पास स्ट्रेटेजिक
इन्फॉर्मेशन है उस पर आधारित होती है। तो इन विशेषताओं पर क्या होता है क्या कि नेता होता है वो अपने अनुयायी से क्या करता है, सम्मान और निष्ठा को प्राप्त करता है। मानते कि नहीं हमारा लीडर के पास तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उसका स्किल अच्छी है काम करने की, उसका नॉलेज बहुत अच्छा है, उसके पास कई ऐसी सूचनाएं जो हमारे पास नहीं थी, इसलिए हम इसको नेतृत्व को इसको ये जो भी काम देगा हम उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। चौथा नेक्स्ट फाइनल है वो है उद्धरण शक्ति। ये क्या करती है कि लीडर होता है उसके पर्सनैलिटी के अट्रैक्शन पर आधारित होती है, व्यक्तिगत आकर्षण पर आधारित होती है, जो एक नेता अपने अनुयायी के लिए धारण करता है। अपने अधीन काम करने वालों के साथ काम करने पर क्या करता है कि जैसा आप देखते हो कि किसी भी बड़ी ऑफिस में जाते हो आप, तो वहाँ का लीडर का एक अलग ही पर्सनैलिटी होती है, जिस वजह से क्या करते हैं उसको लीडर लोग मानते हैं। तो इसमें क्या करता है कि जो अनुयायी होता है वो नेता के साथ पहचाना जाता है और नेता को अपने आदर्श व्यक्तित्व के रूप में देखते हैं। वो सब सोचते हैं कि मेरे को मेरे बॉस के जैसा होना है और इसके आइडल पर्सन है मेरे लिए ये। तो जो बर्नार्ड बास है उसने क्या किया, जो 3 शक्तियाँ हैं उसको पद स्थिति सत्ता की श्रेणी में रखा कि जो पद की वजह से मिलती है उसमें है बाध्यकारी शक्ति, पुरस्कार शक्ति और वैध शक्ति। और 2 शक्तियों जिसमें उद्धरण शक्ति और व्यक्तिगत विशेषज्ञता शक्ति है उसको व्यक्तिगत सत्ता की श्रेणी में रखा कि ये किसी को अपनी पर्सनालिटी की वजह से मिलती है और वो किसी को पद की वजह से मिलती है, बाध्यकारी, पुरस्कार और वैध शक्ति। और पद की जो शक्ति होती है वो संगठन की संरचना से मिलती है और व्यक्तिगत शक्ति क्या होती है, नेता के निजी गुणों से प्राप्त होती है। इसका क्या होता है, उसकी संगठन में उसके पद के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है। तो ये एक नेतृत्व को प्रभावित करने के स्रोत देखे हमने। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेतृत्व की शैलियाँ क्या है, कि लीडरशिप किस स्टाइल में होती है। अधीनस्थों के पर्यवेक्षण मतलब सुपरविजन, उनको कार्य को देखना के दौरान किसी नेता द्वारा प्रदर्शित व्यवहार को नेतृत्व शैली कहते हैं। कि अपने जूनियर के काम का सुपरविजन करने के दौरान नेता किस टाइप का व्यवहार करता है उसको नेतृत्व की शैली कहते हैं। तो वो मुख्य रूप से बुनियादी रूप से 3 शैलियाँ हैं, वैसे तो बहुत है पर हम 3 का अध्ययन करेंगे। पहली है निरंकुश, दूसरी है जनतांत्रिक और तीसरी है हस्तक्षेप शैली। तो पहली निरंकुश शैली के बारे में हम जानते हैं कि निरंकुश शैली कौन सी है। इस शैली को निरंकुश को क्या बोलते हैं, निर्देशात्मक शैली भी कहते हैं, क्योंकि इसमें नेता क्या करता है कि निरंकुश की तरह आदेश देता है, तो इसको निर्देशात्मक या प्रभुत्वपूर्ण शैली भी कहते हैं। इस शैली में क्या होता है कि निरंकुश मतलब शक्ति एक ही हाथ में केंद्रित होना, तो संपूर्ण प्राधिकार अथॉरिटी होती है वो नेता के हाथ में केंद्रित होती है और वही सभी पॉलिसियों को डिसाइड करता है और अपने अधीन जूनियर्स को आदेश देता है और उनसे उन आदेशों की पूर्ण आज्ञाकारिता की मांग भी करता है। और अगर वो उनका आदेशों का पालन करते हैं तो उनको पुरस्कृत भी कर सकता है और अवज्ञा करते हैं तो उनको दंडित भी कर सकता है। इसमें जैसे आप देख पा रहे हो कि नेतृत्व की निरंकुश शैली में जो बीच में है लीडर और सब चारों ओर सबॉर्डिनेट है, वो सब कुछ क्या है कि नेतृत्व लीडर पर डिपेंड है। तो ये नेतृत्व की निरंकुश शैली है। नेक्स्ट जो नेतृत्व की शैली है वो है जनतांत्रिक या डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ द लीडरशिप। पहली थी डिक्टेटर स्टाइल। जनतांत्रिक स्टाइल में क्या होता है कि जनतांत्रिक में क्या होता है कि सत्ता में भागीदारी होती है। एक कहीं भी डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ होगा वहाँ पर क्या होगा कि नेतृत्व में या फिर सत्ता के अंदर भागीदारी सबकी सुनिश्चित की जाती है। तो इसी में इस शैली में क्या होता है कि भागीदारी शैली की या पार्टिसिपेटरी स्टाइल के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें क्या करता है कि लीडर क्या करता है कि जब नीचे वालों को इसमें सहभागिता है तो नेता क्या करता है कि अधीनस्थ जो जूनियर होता है उनको क्या करता है कि जो निर्णय लेता है उनकी प्रक्रिया में अधीनस्थों को भी पार्टिसिपेट करने का प्रोत्साहित करता है और उनको आज्ञा देता है। और जो भी नीति या निर्णय निकलती है उसमें क्या करता है वो उन सब से साथ डिस्कशन करने के बाद ही तय करता है। और इसमें क्या करता है सभी के साथ मुक्त रूप से संचार प्रवाहित होता है और बहुत निर्देशात्मक होता है, बहुत जगह से निर्देशात्मक होता है, सभी अपने अपने व्यय बताते हैं। तो ये शैली का प्रशासन के उपागम हमने पढ़ा था, मानव संबंध उपागम, तो उस टाइम ये लोकप्रिय हुई थी। तो ये शैली ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि इसमें अगर अधीनस्थों को आप विश्वास में लेकर अगर कोई पॉलिसी बनाते हो उनके व्यू जानकर, तो वो उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में क्या करेंगे, इफेक्टिव रूप से करेंगे। वो सोचेंगे कि मेरी बनाई हुई
वर्क है, पॉलिसी है जिसको मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, तो वो उसको अपने मन से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके परिणाम भी अच्छे निकलेंगे। तो इसको जैसा आप देख पा रहे हो कि लीडर होता है वो सबके साथ संवाद स्थापित करता है, सब एक दूसरे के साथ कार्य करते हैं। नेक्स्ट जो नेतृत्व की शैली है वो है अहस्तक्षेप शैली। इस शैली को क्या, अहस्तक्षेप मतलब कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, तो इसे नियंत्रण मुक्त शैली भी कहते हैं। इस शैली में क्या करता है कि नेता क्या करता है कि जो अपने जूनियर होते हैं, अधीनस्थ होते हैं, उनके कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करता, उनको पूर्ण स्वायत्ता दे देता है कि आपको जैसा काम करना है कीजिए, मुझे अपना लक्ष्य चाहिए, उद्देश्य पूरा होना चाहिए, आपके कार्य करने का स्टाइल कुछ भी हो सकता है। और उनको बोलता है कि संगठन का जो लक्ष्य है वो पूरा होना चाहिए, इसके लिए आप अपने छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करो और उनको प्राप्त करना। तो इस शैली में क्या होता है कि नेता क्या करता है कि कुछ भागीदारी के साथ सामूहिक या व्यक्तिगत निर्णय के लिए पूर्ण आज़ादी होती है काम करने वालों को। और इसका एकमात्र काम क्या होता है कि जो अधीनस्थ जूनियर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उसके लिए जो भी प्रोडक्ट या इन्फॉर्मेशन मांगते हैं उन्हें वो तुरंत उपलब्ध कराए, जिससे कि संगठन अपना काम कर सके। तो ये भी एक इफेक्टिव शैली है नेतृत्व की। जैसा कि इसमें आप देख रहे हो कि लीडर है वो सबके साथ, सब अपने हिसाब से अलग अलग काम करते हैं, कुछ उसके साथ जुड़े हुए भी हैं और कुछ अलग से काम भी कर रहे हैं बिना हस्तक्षेप के। तो ये हमने आज की क्लास में नेतृत्व की शैली, नेतृत्व की वैधता के स्रोत, उनके बारे में जाना। अब हम थोड़ा सी देख लेते, स्लाइड में तो नहीं है, नेतृत्व की प्रकृति, नेचर क्या होता है। तो उसमें कई विद्वानों ने बोला है कि एल एलन ने बोला है कि व्यक्तिगत नेतृत्व और प्रबंधन नेतृत्व में भेद किया। उन्होंने बोला कि 2 टाइप की स्टाइल नेचर होती है नेतृत्व की, व्यक्तिगत और प्रबंधन नेतृत्व। तो उसमें वो बोलता है कि कोई व्यक्ति व्यक्तिगत नेतृत्व की प्रतिभा के साथ पैदा होता है और उससे प्रबंधन नेतृत्व करना सीखना पड़ता है। व्यक्तिगत लीडरशिप क्या होता है, किसी को जन्मजात होती है, परंतु जो प्रबंधन नेतृत्व होता है उसको वो सीखना पड़ता है। इसी तरह चेस्टर बर्नार्ड ने कहा कि नेतृत्व 3 चीज़ों पर निर्भर करता है, 3 चीज़ों पर, व्यक्ति, अनुसरणकर्ता और स्थितियाँ। कि नेता लीडरशिप 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक तो व्यक्ति, दूसरा उसको अनुसरण करने वाला अनुसरणकर्ता, और तीसरा परिस्थितियाँ कैसी उस पर। इसी तरह MP फैलेट है, वो भी 3 तरीके के नेतृत्व में भेद करती है। पहला वो बोलती है कि पद का नेतृत्व है, मतलब नेता औपचारिक प्राधिकार के किसी पद पर होता है, उसका पद का नेतृत्व होता है। दूसरा बोलता है व्यक्ति का नेतृत्व है, मतलब नेता के पास शक्तिशाली व्यक्तिगत गुण होते हैं। और तीसरा है कार्य का नेतृत्व, इसमें क्या होता है कि नेता के पास पद भी है और व्यक्तित्व भी है। तो MP फॉलेट ने 3 प्रकार के नेतृत्व बताए, पद का नेतृत्व है, व्यक्ति का नेतृत्व और कार्य का नेतृत्व है। तो ये नेतृत्व की कुछ प्रकृति थी या नेचर था। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेतृत्व के कार्य के बारे में और नेतृत्व के गुण व उनके सिद्धांत के बारे में जानेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।